शुक्रिया डॉक्टर ऋचा मैडम। मैं आप सबका और राजेंद्र कॉलेज परिवार का मैं अपने को एक विद्यार्थी मानता हूँ। वहाँ पे मेरा नामांकन हुआ, इस वजह से मैं आप सबको, माननीय कुलपति महोदय को, माननीय प्राचार्य महोदय को और आप सबको, आप सब लोग मेरे गुरु जैसे हैं और मैं छात्र जैसा हूँ। और मैं बहुत ही एक आत्मीयतापूर्ण रोमांच से मैं भरा हुआ हूँ अभी इस समय आप सब लोगों के बीच उपस्थित होकर के। मैं अभिनंदन करता हूँ हम सबके संरक्षक प्रोफेसर फारूक अली सर का, सर कुलपति महोदय सर का, प्रोफेसर लक्ष्मी नारायण सिंह सर का, कैप्टन श्री कृष्ण सर का, प्रोफेसर एसपी सिंह सर के इतने तेजस्वितापूर्ण और इतने ओजस्वी वक्तव्य सर ने दिया। सर ने पूरी ऊर्जा के साथ, पूरी ओजस्विता के साथ अपनी बातें रखी। उनके लिए भी मैं हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। बहुत ही बेहतरीन वक्तव्य रहा सर जयजीत सिंह सर का, और हम लोगों के मित्र डॉक्टर परमेंद्र रंजन जी, डॉक्टर रमेश जी और ऋचा जी। मैं आप सब लोगों के प्रति बहुत कृतज्ञ हूँ इस आज के इस महान अवसर पे, जब हम सरदार वल्लभ भाई पटेल की 145वीं जयंती मना रहे हैं, श्रीमती इंदिरा गांधी जी की शहादत दिवस मना रहे हैं, आचार्य नरेंद्र देव जी की भी जयंती मना रहे हैं। तो इस अवसर पे भारत की एकता एवं अखंडता में शिक्षकों की भूमिका विषय पर यह वेबिनार का आयोजन अपने आप में बहुत ही महत्वपूर्ण है। महत्वपूर्ण कई अर्थों में है, और मुझे कई बार लगता है कि यह सिर्फ सरदार वल्लभ भाई पटेल की राष्ट्रीय एकता की अखंडता वाली भावना से ही जुड़ा हुआ नहीं है, बल्कि हम शिक्षकों से भी जुड़ा हुआ है। हम भारतीय देश की, भारतीय समाज की एकता और अखंडता से भी जुड़ा हुआ है। आप देखिए, यह महज संयोग नहीं है कि एकता और अखंडता को मजबूत करने के लिए हमारे प्रथम गृह मंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल जी, और प्रथम गृह मंत्री रहे, उनके संरक्षण में, उनके मंत्रालय के संरक्षण में हमारे देश की सारी सुरक्षा एजेंसियां, हमारा देश का पुलिस सिस्टम, हमारे देश की जो इंटरनल सिक्योरिटी के जो सिस्टम है वो काम करते हैं। और वे सारे सिस्टम, सारे जो तंत्र हैं, वो सब मिलकर के भारत की एकता और अखंडता को सुनिश्चित करते हैं। जैसा हमारे आदरणीय और बहुत बेहतरीन वक्ता जयजीत सिंह सर ने बताया था कि किस तरह से हमारी आंतरिक सुरक्षा के को सुनिश्चित करने की जिम्मेदारी हमारे गृह मंत्रालय के अधीन आने वाले सभी घटकों की है। उसी तरह से देश की संरक्षा, अखंडता को मजबूत करने की भी जिम्मेदारी हमारे शिक्षकों के प्रति है। यह महज एक संयोग नहीं है कि राजेंद्र महाविद्यालय और नारायण सिंह महाविद्यालय गुरियाकोटी ने मिलकर के इस विषय को चुना है इस अवसर पे। मुझे लगता है कि इस सबके बीच में एक मजबूत और अटूट बंधन सा है। ये दोनों मिलकर के आंतरिक सुरक्षा के लिए काम करने वाले हमारे सारे पुलिस और आंतरिक सुरक्षा से संबंधित सारे संगठन मिलकर काम करते हैं, और उसी सुरक्षा को मजबूत प्रदान करने के लिए उसको स्वाभाविक जामा पहचानने की जिम्मेवारी अगर है तो हमारे शिक्षकों की है। यह मतलब सिर्फ एक हम संयोग नहीं कर सकते। देखिए, राष्ट्र की जो अवधारणा है, भारतीय एकता की जो अवधारणा है, इसके पीछे जितना महत्वपूर्ण योगदान सरदार वल्लभ भाई पटेल जी का रहा है, और हमारे पूर्व के वक्ताओं ने बहुत ही विस्तार से बताया कि किस तरह से उन्होंने विभिन्न किस्म के देशी रियासतों को मिला करके और इस देश की एकता, अखंडता को सुनिश्चित करने का काम किया, इस देश को इतना बृहद स्वरूप प्रदान किया। तो सरदार वल्लभ भाई पटेल का जो कार्य था, कहीं न कहीं इस देश की एकता के लिए उन्होंने एक हार्डवेयर के रूप में उसको मजबूत करने का काम किया। इस भौगोलिक एकता के रूप में स्थापित करने के लिए, इस देश के भौगोलिक अखंडता के स्वरूप को बनाने में सरदार वल्लभ भाई पटेल की भूमिका रही। और उस स्वरूप को बनाने में एक और चीज़ की बहुत महत्वपूर्ण भूमिका रही, वह है हमारे भारतीय संविधान की, और उसके रचयिताओं के रूप में प्रमुख रूप से भूमिका निभाने वाले डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर की। कि अगर सरदार पटेल जी, हम कह सकते हैं कि भारत की एकता और अखंडता के अगर हार्डवेयर को उन्होंने दुरुस्त किया, तो भारत की एकता और अखंडता के सॉफ्टवेयर को दुरुस्त करने का काम भारतीय संविधान करती है, और उसके रचयिता डॉक्टर अम्बेडकर और उनकी पूरी टीम करती है। तो ये जो दोनों मिलकर के, हमारी भौगोलिक सीमाएं मिलकर के और भारतीय संविधान की संवैधानिक आत्मा मिलकर के जिस एकता और अखंडता को मजबूत करती हैं, उसके सहारे हम अपने को सौभाग्यशाली मानते हैं इस भारत का निवासी होने के लिए। भारतीय संविधान का जिक्र करते हुए
मैं इस बात की एक और याद दिलाना चाहूँगा कि भारतीय संविधान जो हम सबके प्रति एक भरोसा पैदा करता है, हम सबके प्रति एकता और अखंडता के भाव को इनबिल्ड करता है, वह उसके मौलिक अधिकारों में निहित है। हर भारतीय नागरिक को जो मौलिक अधिकार देता है भारतीय संविधान, उससे हमारी एकता और अखंडता मजबूत होती है। और उस मौलिक अधिकारों में भी आप देखिए कि ये जो प्रमुख अधिकार हैं, जिसमें वो समता या समानता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार जो प्रमुख रूप से मिलता है अनुच्छेद 14 से लेकर 18 तक और 1900 से लेकर के 22 तक, कहीं न कहीं उन सबका संबंध भारत की एकता और अखंडता से है, और उन सबका संबंध एक शिक्षक के कार्य व्यापार से भी है। जिस तरह से स्वतंत्रता समानता के अधिकार में हम बिना किसी जाति, धर्म, लिंग, संप्रदाय के भेदभाव के हम समस्त नागरिकों को समान अधिकार प्रदान करने का वो गारंटी देता है, उसी तरह से मुझे लगता है कि एक शिक्षक भी बिना किसी जाति, धर्म, संप्रदाय और क्षेत्र और इन सब की परवाह किए बगैर, बिना किसी के प्रति विशेष आग्रह रखते हुए सबके प्रति एक समान भाव जब रखता है अपने विद्यार्थियों के प्रति, तभी वो एक बेहतर नागरिक बनता है, एक बेहतर नागरिक के रूप में वो तैयार होता है। बचपन से कोई छात्र जब अपने परिवार से निकलता है तो निकलने के बाद वो शिक्षक की ही शरण में जाता है। वह प्राथमिक विद्यालय के शिक्षक होते हैं, मध्य विद्यालय के शिक्षक होते हैं, उच्च शिक्षण संस्थानों के शिक्षक होते हैं, उन शिक्षकों की ही शरण में जाता है। तो सबसे पहले परिवार में शिक्षा प्राप्त करने के बाद, परिवार में सीखने की प्रक्रिया के बाद वे अगर जाते हैं तो शिक्षक के पास जाते हैं। तो जो चीज़ वो घर परिवार में सीखते हैं उसको एक तरह से मैच्योरिटी प्रदान करने का और उसको एक तरह से नरिश करने का, उसको एक तरह से कह सकते हैं कि मैच्योर बनाने का काम शिक्षकों का होता है। वो शिक्षकों की उम्मीद उन शिक्षकों से उम्मीद लेकर के जाते हैं, कोई भी विद्यार्थी जाता है। हम सब भी गए हैं, आप सब भी गए हैं। तो उस शिक्षक की सबसे बड़ी जिम्मेवारी होती है कि जो बच्चा अलग जाति, अलग धर्म, अलग संप्रदाय, अलग तरीके के आर्थिक सामाजिक परिवेश से आया है उनके पास में, उनको एक ऐसी भावभूमि प्रदान करे, एक ऐसी पृष्ठभूमि प्रदान करे, एक ऐसा वातावरण प्रदान करे जिसके सहारे वह एक बेहतर नागरिक बन के निकले। क्योंकि उसको एक तरह से उसको निर्माण करने की, उसको निर्मित करने की प्रक्रिया स्कूल में ही, विद्यालयों में ही घटित होती है। तो यह जो प्रक्रिया है, यह प्रक्रिया कितनी बेहतर ढंग से हो रही है, इसका मूल्यांकन करना, इसकी पड़ताल करना भी बहुत ज़रूरी है कि हम शिक्षकगण कि हमारे सामने क्या चुनौतियां हैं, हमारी अपनी स्थितियां क्या हैं, हमें क्या होना चाहिए, समाज की अपेक्षाएं हमारे प्रति क्या हैं, हमारी वास्तविक स्थिति क्या है, हम किन परिस्थितियों में किन दबाव के साथ काम करते हैं, हमसे समाज की क्या अपेक्षाएं होती हैं, हमसे विद्यार्थियों की क्या अपेक्षाएं होती हैं। इन सारे सवालों को सुन करके, इन सारे सवालों को जान करके और हम अपने राष्ट्र निर्माण की भूमिका के बारे में ठीक से कह सकते हैं कि हम अपना मूल्यांकन कर सकते हैं। आदरणीय जयजीत सिंह सर ने बहुत ही मार्केबल तरीके से, बहुत ही बारीकी से शिक्षकों की कमियों की तरफ भी इशारा किया और ये वाकई सही बताया उन्होंने। कहीं उससे हम असहमत नहीं हो सकते कि इस तरह की स्थितियाँ मौजूद हैं। लेकिन इसके बावजूद मुझे लगता है, जैसा सर ने कहा था, कि हमारे जो एक अच्छा शिक्षक सिर्फ एक ड्यूटी और एक पद का नाम नहीं है कि उस पद पे आसीन हर व्यक्ति उसी तरह के योग्यताओं और उसी तरह के अपेक्षाओं पे खरा उतरेगा। एक अच्छा शिक्षक कई सारी बेहतरीन संभावनाओं को जन्म दे सकता है, कई सारी बेहतरीन संभावनाओं को वो सृजित कर सकता है। और मुझे लगता है कि एक अच्छा शिक्षक जो होता है, जिसका जिक्र मैंने कहा भारतीय संविधान का, जिसका मैंने जिक्र किया, कि वह एक अच्छा शिक्षक भारतीय संविधान के जो संवैधानिक मूल्य हैं उनका सबसे बड़ा जीवंत प्रतिनिधि होता है। वो अपनी कक्षा में, अपने आचरण में, अपने व्यवहार में कहीं न कहीं भारतीय संविधान के मूल्यों को, उसकी धर्मनिरपेक्षता को, उसकी लोकतांत्रिक स्वरूप को, उसके विभेदकारी जो सामान्य नीतियाँ रहीं उसके विरुद्ध
बिना किसी भेदभाव के सबको एक साथ लेकर के चलने वाली जो भावना है, उसका सबसे बड़ा प्रतिनिधि अगर जीवंत प्रतिनिधि अगर होता है तो एक शिक्षक होता है। और इसके लिए वह है जिसका मैंने जिक्र किया कि बिना किसी जाति, धर्म, संप्रदाय, लिंग के भेदभाव के वह सबको एक साथ शिक्षा और एक साथ आत्मीय व्यवहार प्रदान करता है। जगजीत सिंह सर ने बहुत बेहतरीन तरीके से कहा कि सिर्फ कोर्स का कंप्लीट करा देना ही शिक्षा, एक अच्छे शिक्षा का रोल नहीं होता। एक मानवीय व्यक्ति बनाना, एक मानवीयता से संपूर्ण व्यक्तित्व का निर्माण करना, विकास करना भी उसी शिक्षक की जिम्मेवारी होती है। और वह कैसे करता है? यह सिर्फ संयोग नहीं है कि माननीय गृह मंत्री साहब सरदार वल्लभ भाई पटेल जी ने जिस गृह मंत्रालय को संभाला और उनके जो घटक दल रहे हैं, वे समाज को मजबूत करने के लिए, जैसे अगर हम कहें कि एक पुलिस विभाग द्वारा समाज की एकता को, अखंडता को सुनिश्चित करने के लिए कभी कभी शारीरिक बल का भी इस्तेमाल किया जाता है, ताकि हमारी एकता अक्षुण्ण रहे, शांति व्यवस्था अक्षुण्ण रहे, हमारे बीच सद्भाव बना रहे। लेकिन एक शिक्षक के पास क्या होता है? एक शिक्षक की ताकत उसका मसल पावर नहीं होता। एक शिक्षक का ताकत उसके पास जो उसकी लाठी नहीं होती या उसकी बंदूकें नहीं होती। एक शिक्षक के पास जो उसकी ताकत होती है, उसका नैतिक बल होता है, उसका अपना चरित्र होता है, उसका अपना व्यवहार होता है, उसका अपना संस्कार होता है। हम किसी अपने मसल पावर के सहारे किसी को हम वो नहीं कर सकते, बाध्य नहीं कर सकते कि हमारी बातों को माने। लेकिन हमारा व्यवहार, हमारा ज्ञान, हमारा ज्ञान से सबसे बढ़ के भी हमारा जो आचरण है, किसी भी छात्र के प्रति हमारा जो आचरण है वह नियंत्रित करता है। यह सिर्फ संयोग नहीं है कि दुनिया का कोई भी कितना भी बड़ा से बड़ा अपराधी क्यों न हो, लेकिन वह अपने ईमानदार शिक्षक के सामने जरूर नतमस्तक होता है। वह अपने ईमानदार शिक्षक को जरूर याद करता है, और यदि वह शिक्षक उसके सामने प्रस्तुत होता है तो अपनी सारी कमियों के बावजूद वह श्रद्धावनत होता है। हम सभी लोग अपने अपने ईमानदार शिक्षकों को आज भी याद करते हैं। मैं अभी भी बहुत शिद्दत के साथ याद करता हूँ, आज भी याद कर रहा हूँ। लोक महाविद्यालय हाफिज़पुर में 1989 में जब मैंने बीए ऑनर्स में एडमिशन लिया, उसी वर्ष से बीए ऑनर्स की पढ़ाई शुरू हुई और मैंने पहले छात्र के रूप में वहाँ पे नामांकन लिया। तो वहाँ के शिक्षक डॉक्टर सुरेश मिश्रा जी ने मुझे जिस तरह से हिंदी साहित्य की शिक्षा दी, एक लौता मैं क्लास स्टूडेंट था, क्लास करने वाला, और एकमात्र वो शिक्षक थे, 2-3 और शिक्षक लोग थे, लेकिन मेरे एक ही छात्र को उन्होंने पढ़ाया। पढ़ने के बाद जो लोग जानते हैं लोक महाविद्यालय कॉलेज की जो सिचुएशन है कि कोल्हुआ बाज़ार से उतर के 3 किलोमीटर अंदर पैदल जाना पड़ता है, और मैं भी सुबह और शाम को इंतज़ार करता था कि कब प्रोफेसर सुरेश मिश्रा सर के साथ मैं पैदल 3 किलोमीटर जाऊंगा, उस बीच में बहुत सारी बातें सुनने को मिलेगी। डॉक्टर सुरेश मिश्रा जी की एक बात मुझे अभी भी बहुत याद आती है, और मैं अक्सर अपने छात्रों से कहता हूँ कि हिंदी के छात्र को जेंट रीडर होना चाहिए। जेंट रीडर मतलब कि राक्षस की तरह पढ़ना चाहिए। राक्षस के बारे में धारणा यह है कि उसके सामने जो भी आता है उसे खा जाता है। तो उसी तरह से हिंदी के छात्र को, लिटरेचर के छात्र को जो भी आए उसके सामने उसे पढ़ना चाहिए, चाहे गलत हो सही हो, सब कुछ पढ़ जा रही है। बाद में उसका मूल्यांकन होगा कि आपने जो पढ़ा है वो गलत था या सही था। और हमारी जो संरचना है, हमारी जो शरीर की बनावट है, हमारा मस्तिष्क इतना बेहतरीन एक कंप्यूटर है कि हम उसकी ईमानदारी से अगर डेटा एंट्री करते जाते हैं, अगर हमने ईमानदारी से डेटा एंट्री की है तो जब भी ज़रूरत पड़ती है वो कंप्यूटर हमें ला करके उन चीज़ों को हमारे सामने रख देता है, हमारे पटल पर रख देता है, वो डिस्प्ले कर देता है हमारी चीज़ों को, बशर्ते कि हमने ईमानदारी से अगर उसमें फीड किया है। तो अगर डेटा फीड करते हुए हमने ईमानदारी नहीं बरती है तो मौका मिलने पे वो चीज़ें नहीं हमारे सामने, हमारे डिस्प्ले पे नहीं आएंगी। तो इस तरह से कि इतना बड़ा अध्ययन होना चाहिए, इतना विभिन्न क्षेत्रों का अध्ययन होना चाहिए एक छात्र को, ये चीज़ें डॉक्टर सुरेश मिश्रा जी ने सिखाई मुझे। और मैं जो आज यहाँ पे एक छात्र के रूप में और एक अध्यापक के रूप में और बाकी अन्य रूपों में जो अपनी भूमिका में निर्वहन कर रहा हूँ, तो मेरे अपने शिक्षक के कारण ही है। और वे शिक्षक, मुझे कई बार ताज्जुब होता है कि जब वे सेवानिवृत्त हुए उस महाविद्यालय से, तो उस समय उनकी सैलरी 350 रुपये प्रति माह थी। और
1989 में जब मैं छात्र था, उसमें भी वित्त रहित विद्यालयों में जो सैलरी का हाल है सब लोग जानते हैं, मैं उसको नहीं कहना चाहता। लेकिन इसके बावजूद उन्होंने अपने मुझे खुशी है कि मैं भी उनका एक प्रिय छात्र रहा हूँ, और उन्होंने मुझे एक अच्छे गुरु के रूप में तैयार किया। और उसी तैयारी के बल पे मुझे बीए वहाँ से करने के बाद एमए में जेएनयू एंट्रेंस मैंने क्वालिफाई किया, और जेएनयू का छात्र बनने का मुझे मौका मिला। यहाँ भी मुझे बेहतरीन शिक्षक मिले जो अपने ज्ञान से और अपने व्यवहारिकता में एक आदर्श गुरु होने का जिन्होंने अपना रोल अदा किया। और मुझे लगता है कि अगर मैं आज एक इस देश का एक जिम्मेवार और एक तरह से महत्वपूर्ण नागरिक भी हूँ, एक अच्छा नागरिक भी हूँ, तो उसमें मेरे गुरुओं की बहुत बड़ी भूमिका है। उसको बनाने में मेरे गुरुओं की बहुत बड़ी भूमिका रही है। दूसरी बात जो मुझे लगता है कि शिक्षा की जो सबसे बड़ी ताकत होती है, जिसका जिक्र भी जयजीत सिंह सर ने कहा, एक शिक्षक वही बेहतरीन शिक्षक है जो कि एक अच्छा छात्र हो। एक अच्छा शिक्षक ताजिंदगी एक अच्छा छात्र बना रहता है। जिस नॉलेज की अपडेट होने की अपेक्षा किसी शिक्षक से की जाती है, यदि वो छात्र नहीं है तो वो अपने को अपडेट नहीं कर पाएगा। अपडेट जब तभी कर पाएगा जब वो एक अच्छा छात्र हो और ताजिंदगी छात्र हो। आज हमारे सामने जितने भी बेहतरीन अध्यापक रहे हैं और जितने भी बेहतरीन शिक्षक रहे हैं, आज भी वे पढ़ते हैं, आज भी वे छात्र की तरह चीज़ों को सीखने की कोशिश करते हैं। जो भी दुनियावी चीज़ों में मौजूद है उसको सीखने की, ग्रहण करने की क्षमता उनमें आज भी मौजूद है। एक शिक्षक ताजिंदगी शिक्षक और छात्र बना रहता है, यह उसकी सबसे बड़ी ताकत होती है। एक दूसरी ताकत यह भी होती है कि यह ज्ञान की प्राप्ति के बाद में एक अच्छे शिक्षक में, बार बार मैं अच्छे शिक्षक के इसलिए जोर दे रहा हूँ कि मैं सिर्फ शिक्षक होने से ही यह नहीं मान सकता कि उसमें वो सारे गुण होंगे भी, लेकिन एक अच्छे शिक्षक में ये सारे गुण जरूर होंगे कि एक अच्छा शिक्षक जो है उसके पास ज्ञान का घमंड नहीं होता। संस्कृत की एक पंक्ति है, विद्या ददाति विनयम। अक्सर कई बार होता है कि हम सब अपनी डिग्रियों को लेकर के, अपने कई वर्षों के पढ़ाने के अनुभव को लेकर के हमारे मन में कहीं ना कहीं एक घमंड आ जाता है, कहीं ना कहीं अहंकार आ जाता है कि हम इतने वर्षों से पढ़ा रहे हैं। यह अहंकार कहीं ना कहीं एक अच्छे शिक्षक को कमतर करता है। मुझे लगता है कि जो विद्या ददाति विनयम वाला जो भाव है कि अगर हमने अत्यधिक विद्या अर्जित की है तो उसी अनुपात में विनम्रता भी हम में होनी चाहिए, और वह विनम्रता ही हमें ताकतवर बनाती है। जिसका मैंने जिक्र किया कि हमारे पास कोई मसल पावर नहीं होता, हमारी विनम्रता, हमारा ज्ञान ही हमारी ताकत है, और उसी विनम्रता के सहारे ही कोई छात्र हमें प्रतिष्ठा देता है, हमें श्रद्धा देता है, हमें रेस्पेक्ट देता है। वह हमारे स्टाइलिश होने के कारण नहीं देता, या वो हमारे पॉलिटिकल पावरफुल होने के कारण हमें रेस्पेक्ट नहीं देता, या वो हमारे बहुत अधिक मजबूत होने के कारण वो रेस्पेक्ट नहीं देता। वह हमारे विनम्र होने के कारण, आत्मीयतापूर्ण हमारे व्यवहार के कारण ही वह हमें रेस्पेक्ट देता है, एक अच्छे शिक्षक को। मुझे ध्यान है एक बार एक रिफ्रेशर कोर्स के दरमियान एक प्रोफेसर साहब ने हम सब लोगों से पूछा कि बताइए क्या आप लोगों को कभी परीक्षा देनी पड़ती है। हम सब ने कहा कि नहीं, हमने कोई परीक्षा नहीं देनी होती, हमने जेआरएफ कर लिया, नेट कर लिया, परीक्षाएं पास कर ली, लेक्चरशिप की नौकरी कर रहे हैं, अब हमें कोई परीक्षा नहीं देनी पड़ती। उन्होंने कहा कि नहीं, आप गलत कर रहे हैं। एक शिक्षक को रोज़ाना परीक्षा देनी पड़ती है। रोज़ाना क्लास में लड़के उसकी परीक्षा लेते हैं, रोज़ाना उसे पास करते हैं, रोज़ाना उसे फेल करते हैं। उसके क्लास के स्टूडेंट्स ही बताते हैं कि आज उनके शिक्षक ने कितना बेहतरीन पढ़ाया है और आज उनके शिक्षक ने बेहतरीन नहीं पढ़ाया है, बोर कर दिया है। तो ये एक शिक्षक की जो परीक्षा रोज़ाना होती है, और रोज़ाना उनके विद्यार्थी जो हैं उनके परीक्षक होते हैं, वह उनका रिजल्ट तैयार करते हैं और रोज़ाना तैयार करते हैं। वो साल में एक बार रिजल्ट नहीं तैयार होता उनका कि जब एंड सेमेस्टर होगा तो उनका रिजल्ट आएगा और मार्कशीट में उनके नंबर दिखेंगे। रोज़ाना उन्हें नंबर मिलते हैं और रोज़ाना वे पास होते हैं, रोज़ाना वो फेल होते हैं। तो उस कसौटी पे जब हमें रोज़ाना अपनी परीक्षा देनी पड़ती हो, एक अच्छा शिक्षक जो एक अच्छा छात्र है, एक अच्छा व्यवहार है, वो अपने छात्रों के साथ एक आत्मीयतापूर्ण व्यवहार जो रखता है, वही एक शिक्षक हो सकता है।
और जाहिर सी बात है कि जब वो अच्छा शिक्षक होगा, वो अच्छे छात्रों का भी निर्माण करेगा, और जब वो अच्छे छात्र निर्मित होंगे तभी एक अच्छा समाज बनेगा। राष्ट्रीय की एकता और अखंडता मजबूत होने के पीछे जब तक समाज में उस तरह की चीज़ें नहीं हों तो राष्ट्रीय एकता और उसकी अखंडता अक्षुण्ण नहीं रह सकती। तीसरी बात और मैं कहना चाहूँगा, हमारे एक फेसबुक फ्रेंड हैं, मित्र हैं, उन्होंने एक बहुत अच्छी बात 2-3 दिन पहले लिखी है। उन्होंने लिखा है, देश का भविष्य राजनेताओं के हाथ में नहीं बल्कि विश्वविद्यालयों के पास होता है। विश्वविद्यालय में महाविद्यालयों को भी जोड़ सकते हैं। देश का भविष्य राजनेताओं के हाथ में नहीं बल्कि विश्वविद्यालयों महाविद्यालयों के पास होता है। शासन प्रशासन में तर्क और जिम्मेदार होने का प्रशिक्षण शिक्षण संस्थान से मिलता है। अगर देश में कुतर्क करने वाले ज़्यादा हैं तो समझ लीजिए कि ज़्यादातर शिक्षक कुतर्क करते हैं। राजनीति से ज़्यादा शिक्षण संस्थान में सुधार की ज़रूरत है। जितेंद्र सोनकर मेरे फेसबुक फ्रेंड हैं, बहुत बेहतरीन स्कॉलर हैं, तो उनकी ये बात उन्होंने लिखी 2-3 दिन पहले और मुझे बहुत अच्छी लगी कि वाकई अगर हम अपने क्लासरूम में हम अपने तर्क वितर्क का माहौल पैदा नहीं करते हैं और जिस बोलने की स्वतंत्रता के बाद हम सब भारतीय संविधान में अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता की जो हम हिमायत करते हैं, अगर हमारे क्लासरूम में अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता नहीं है तो समाज में भी अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता की रक्षा नहीं हो पाएगी या शासन प्रशासन में भी उसकी रक्षा नहीं हो पाएगी। एक शिक्षक की सबसे बड़ी जिम्मेवारी है कि वह अपने क्लास में भी हर बच्चे को, हर छात्र को बोलने लायक माहौल बनाए। छात्र विभिन्न परिवेश से आते हैं, एक संकोची माहौल होता है उनके पास में, वे हमेशा उनके मन में डर लगा रहता है कि पता नहीं मैं कोई बात कहूँगा तो सर को बुरी न लग जाए या किसी छात्र को बुरी न लग जाए, कोई बात गलत न हो जाए। इस संकोच में वो रहते हैं और इस ऐसे संकोच में रहने के कारण वे कई जगह पे शासन प्रशासन में, समाज में सवाल नहीं पूछ पाते। यदि कोई चीज़ समझ में नहीं आ रही है तो उसको पूछ करके ही उनकी शंकाओं का समाधान हो सकता है। अगर उन सवालों के जवाब नहीं मिले, यदि एक शिक्षक द्वारा, जिसका जिक्र जयजीत सिंह सर ने कहा था कि यदि अपने विद्यार्थियों के सवालों का जवाब वो नहीं दे पाता तो वह सवाल का जवाब वो कहाँ से लेगा, वो समाज में किन से पूछने जाएगा। दूसरी जगह सवाल पूछने जाएगा तो उससे उतना संतोषजनक उत्तर नहीं मिल पाएगा। लेकिन यदि उसके सवालों का जवाब अगर मिलता है, क्लासरूम में मिलता है, उसके शिक्षकों द्वारा भी मिलता है, तो वो एक तरह से बेहतरीन कह सकते हैं कि बेहतरीन नागरिक बनता है। मुझे लगता है कि हमारे विद्यालयों में, हमारे शिक्षण संस्थाओं में, हमारी कक्षाओं में भी इस तरह के माहौल होने चाहिए। एक अच्छे शिक्षक की भूमिका के बारे में एक मुझे कबीरदास की पंक्ति बहुत बेहतरीन लगती है, जब वो लिखते हैं कि उनकी बहुत वो लिखते हैं कि जाका गुरु भी आंधला चेला खरा निरंध, अंधे अंधा ठेलिया दोन्यों कूप परंत। जाका गुरु भी आंधला चेला खरा निरंध, अंधा अंधा ठेलिया दोन्यों कूप परंत। यानी कि जिसका गुरु अंधा हो, चेला तो बेचारा अंधा खरा है ही, तो जिस तरह से एक अंधा दूसरे अंधे को ठेलता है, धक्का देता है और दोनों कुएं में गिरते हैं, एक वैसी स्थिति होती है। यहाँ अंधे होने से आशय किसी शारीरिक बीमारी से नहीं है, शारीरिक दोष से नहीं है, बल्कि अंधे होने से आशय विजनरी नहीं होने से। अगर एक गुरु विजनरी नहीं है, उसके पास विश्व दृष्टि नहीं है, उसके पास देश को, समाज को, व्यवस्था को देखने का एक बेहतरीन नज़रिया नहीं है, या उस व्यवस्था को बनाने का अगर बेहतरीन नज़रिया नहीं है, तो वह कहीं ना कहीं अंधा ही है। और जब एक अंधा व्यक्ति से कोई रास्ता पूछता है तो वो सही दिशा नहीं दे सकता। तो इसीलिए एक अच्छे गुरु की जिम्मेवारी यही है कि उसके पास एक बेहतरीन विजन होना चाहिए, बेहतरीन समाज बनाने का संकल्पना उसके पास होनी चाहिए, और उस संकल्पना के प्रति उससे विश्वास भी होना चाहिए। अगर वो विश्वस्त नहीं है उस संकल्पना के प्रति, तो वह दूसरे को भी विश्वस्त नहीं बना पाएगा। तो इसके लिए बहुत ज़रूरी है कि उनका विजनरी होना, उनका एक बेहतरीन समाज बनाने की संकल्पना उनके मन में होनी चाहिए, उस संकल्पना की खासियतों की उन्हें जानकारी होनी चाहिए। और यदि वे उस तरह से नहीं हैं तो फिर वे अच्छे शिक्षक नहीं हैं। कबीरदास एक और बात कहते हैं, जब वो लिखते हैं गुरुदेव का अंग में ही
कि पीछे लागा जाई था लोक वेद के साथी, आगे ते सतगुरु मिलिया दीपक दिया हाथ। पीछे लागे जाई था, मैं पीछे लगे हुए जा रहा था लोक और वेद के साथ में। यानी कि ये लोक की मान्यताएं थी, जो समाज की मान्यताएं थी, और जो वेद की मान्यताएं थी, जो शास्त्र की मान्यताएं थी, जो हमारे सामाजिक मान्यताएं थी और जो शास्त्रीय मान्यताएं थी, इन दोनों के पीछे मैं जा रहा था। लेकिन उसके बाद हमें गुरु मिले, और गुरु मिलिया सतगुरु मिलिए तो दीपक दिया हाथे। तो जब सतगुरु मिले तो उन्होंने हमारी लोक की मान्यताओं को, शास्त्रीय मान्यताओं को, उन जिनके पीछे मैं अभी तक अनुसरण कर रहा था, उससे बरक्स दीपक वो मेरे हाथ में दिया। दीपक प्रतीक है। बौद्ध धर्म की एक माइथोलॉजी में एक मान्यता है, जैसा प्राचार्य प्रविंद साहब ने कहा था कि हम अपने तर्कों की कसौटी पे कस के ही उसको सही माने। बुद्धिस्ट माइथोलॉजी में माना जाता है कि तार्किकता की कसौटी पे कस के ही आप किसी भी सच को माने, सिर्फ इसलिए नहीं माने। और जयजीत सिंह सर ने कहा था कि सिर्फ श्रद्धा और सबूरी के सहारे ही हम अपने गुरु की बात ना मान लें कि वो बहुत अधिक श्रद्धावान है, इस वजह से वो बात सही होगी। यदि हम अपने तर्कों की कसौटी पे कस के उसको सही नहीं मानते हैं तो वह ज्ञान हमारे किसी काम का नहीं है। तो अच्छा गुरु जब मिलता है तो हमारी लोक की मान्यताओं को, शास्त्र की मान्यताओं को, जिनका अब तक हम अनुसरण करते आ रहे हैं, उसकी सार्थकता और निरर्थकता सिद्ध करता है, और दीपक को हमारे हाथ में देता है। उस दीपक को जो ज्योति करता है, जो रोशन देता है, और अत्त दीपो भव की खुद के दीपक से प्रज्वलित होने की, प्रकाशित होने की क्षमता वह प्रदान करता है। एक जिसकी समस्या का जिक्र जयजीत सिंह सर ने किया था कि हमारे पास एम्प्लॉयबिलिटी नहीं है। आज की जो शिक्षण पद्धति है वह बेहतरीन एम्प्लॉयबिलिटी नहीं बना पाती। कहीं ना कहीं हमारे पास शैक्षणिक बेरोजगारों की संख्या बहुत अधिक हो रही है। लिटरेसी जो है हमारी एजुकेशन, जो डिग्री होल्डर्स के बीच लिटरेसी बहुत अधिक है, और डिग्री होल्डर्स की संख्या बहुत अधिक है। हमारी साक्षरता दर भी बढ़ रही है, लेकिन उस अनुपात में हमारी एम्प्लॉयबिलिटी नहीं बढ़ पा रही है। उस अनुपात में रोज़गार प्राप्त करने वाली क्षमता नहीं बढ़ पा रही है। उसके कई वजह रहे हैं। उसकी वजह हमारे सिलेबस में है, उसकी वजह हमारी परीक्षा प्रणाली में है कि हम जो पढ़ाते हैं क्या वाकई हम उसकी परीक्षा भी लेते हैं। अगर किसी विद्यार्थी को परीक्षा में किसी और चीज़ के ज्ञान की ज़रूरत हो, सिलेबस में उसे कुछ और चीज़ पढ़ना हो, हम उसे पढ़ा कोई और चीज़ रहे हैं, परीक्षा किसी और चीज़ की दे रहा हो, तो इसके बीच का जो अंतर है वह अंतर कहीं ना कहीं सबको दुरुस्त करना है। वो सिर्फ एक शिक्षक के सहारे वो दुरुस्त नहीं हो सकता। तो इन सब के बीच भी बहुत सारी चीज़ें हैं जो कि आज की स्थितियों में बहुत महत्वपूर्ण है। बहुत अधिक समय अधिक हो रहा है। मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, और मुझे मतलब आप सब लोगों के बीच आकर के बहुत ही खुशी हो रही है, और इस सब के बीच में अपनी बात रखने की बहुत अधिक मुझे लगता है कि मतलब अच्छा भी लग रहा है। एक और चीज़ मैं कह के अपनी बात मैं ख़त्म करना चाहूँगा। हम शिक्षकों से, मैं खुद भी प्रिंसिपल साहब से बात करते हुए मुझे अच्छा लगा था कि हम स्वेच्छा से शिक्षक हुए हैं, हम मजबूरी में शिक्षक नहीं हुए हैं। और मुझे खुशी है कि मेरे माँ पिताजी, मेरे बहन, मेरे परिवार में सब लोग शिक्षक हैं। प्राथमिक विद्यालय, मध्य विद्यालयों में मेरे परिवार में लगभग 30-35 लोग शिक्षक हैं। तो एक शिक्षक के परिवार से मैं आया हूँ। एक मुझे लगता है कि मेरे पिताजी स्वर्गीय श्री सूरज राम जी का अपने आसपास के परिवेश में, गाँव में लोग इतना सम्मान करते थे, अपने बिना किसी जाति धर्म की परवाह किए हुए समाज के सभी वर्गों के लोगों द्वारा जो उन्हें सम्मान मिलता है, उनके सम्मान का भागी मैं भी होता हूँ कि उनके व्यवहार का जो लाभ मुझे भी मिलता है। मुझे लगता है कि एक शिक्षक के रूप में एक बहुत बड़ा देय एक शिक्षक का होता है कि उसकी अगली पीढ़ी को भी वो रिस्पेक्ट मिलता है। तो इन सब के बीच में हम सबके सामने जो चुनौतियाँ भी हैं, एक शिक्षक अपने छात्रों को बेहतर बनाने की उम्मीद करता है, लेकिन कोई भी शिक्षक अपने छात्रों को खराब बनाने की उम्मीद नहीं करता। वो खराब नहीं बनाता। अगर उसका छात्र उनकी बातों को नहीं मानता तो वो ज़बरदस्ती नहीं करता, उनको सुधारने का जिम्मा वो नहीं लेता। वो सोचता है कि ठीक है भैया, जाओ, तुम्हारे मन में जो है वो तुम समझोगे, तुम अगर मेरी बात को मानोगे ठीक है, नहीं मानोगे तुम समझोगे, अच्छा करोगे तो तुम्हारा अच्छा होगा, नहीं करोगे तुम्हारा बुरा होगा।
तो वो उनके प्रति उदासीन रहता है। तो एक शिक्षक की उदासीनता बहुत नुकसानदायक होती है। उसकी उदासीनता तब होती है जब उनके छात्रों में कहीं ना कहीं उदासीनता होती है। कई बार हम लोग मजाक में कहते हैं कि विद्यार्थियों को हम जो देना चाहते हैं उन्हें उसकी ज़रूरत ही नहीं होती। हम उन्हें ज्ञान देना चाहते हैं, ज्ञान उनको लगता है कि वो तो जो परीक्षा के समय में जो नोट्स मिलेगा उसी से उनका काम चल जाएगा, परीक्षा तो उससे पास कर जाएंगे, जो कि बहुत ही इफरात में परीक्षाओं के 1-2 महीने पहले आइटम और मॉडल प्रश्नों के नाम से आते हैं। उन्हें हमारे बाकी सब ज्ञान की ज़रूरत क्या है। लेकिन इसके अलावे जो हमें लगता है कि हम जो दे सकते हैं अपनी आत्मीयता, अपने ज्ञान और अपने अनुभव के सहारे, उस सबके निचोड़ के सहारे जो हम प्रदान करते हैं, वह किसी भी छात्र के लिए बहुत महत्वपूर्ण होता है। हमारे अपने जो कह सकते हैं कि हमारा अपना अनुभव जो है वह किसी के लिए भी बेहतर हो सकता है। दूसरी बात एक और मैं कहना चाहूँगा, हम शिक्षकों से समाज की बहुत सी अपेक्षाएं होती हैं, लेकिन हम शिक्षकों के साथ भी समाज क्या उतना ही रेस्पेक्ट प्रदान करता है। एक शिक्षक की उदासीनता, मुझे लगता है कि उदासीन समाज का निर्माण करता है। उसकी उदासीनता तब होती है जब उसे वाजिब हक नहीं मिलता। एक उदासीनता तब होती है जब उसकी शैक्षणिक योग्यताओं के अलावे उसकी बाकी दूसरे योग्यताओं की कद्र की जाती है, उसके बाकी दूसरे योग्यताओं को तवज्जो दी जाती है, और बाकी दूसरे योग्यताओं को समाज में सम्मान मिलता है, प्रशासन में सम्मान मिलता है। महाविद्यालयों, विश्वविद्यालय में हम लोग देखते हैं कि सिर्फ एक अच्छा शिक्षक होना ही, अच्छा प्राध्यापक होना ही किसी की बेहतरी गुड बुक में आने का एक प्रमुख नज़रिया नहीं होता। हम सब लोग अपने दैनिक जीवन में देखते हैं कि किस तरह से हमारे अपने प्रमोशंस को लेकर के, हमारी अपनी व्यक्तिगत जो व्यवहारिक ज़रूरतें हैं उनकी पूर्ति करने में कितनी हीला हवाली होती है। मैं प्राइमरी स्कूल के अध्यापकों के साथ देखता हूँ कि किस तरह से प्राथमिक शिक्षा को, मिड डे मील के नाम पे प्राथमिक शिक्षा को नष्ट करने की कोशिशें एक बड़े पैमाने पे हुई हैं। पूरे देश की प्राथमिक शिक्षा नष्ट हो गई मिड डे मील के नाम पे। एक अध्यापकों की सबसे बड़ी जिम्मेदारी तय की जाती है कि वे मिड डे मील का भोजन बना पा रहे हैं कि नहीं बना पा रहे हैं। उनके विद्यालयों में विद्यार्थी बेहतर कर पा रहे हैं कि नहीं पा रहे हैं, इसकी कोई चेक करने की गारंटी उनके पास नहीं है। और यदि मिड डे मील में यदि कोई गड़बड़ी पाई जाती है तो किस तरह से रिश्वत और किस तरह से उनको प्रताड़ना मिलती है, मैं महसूस करता हूं। और आप सब लोग देखते होंगे अपने आसपास में कि किस तरह से हमारे प्राथमिक और मध्य विद्यालयों की शिक्षा मिड डे मील द्वारा बर्बाद की जा रही है। तो जो प्रायोरिटी है समाज की, हमें शिक्षकों की मजबूरियों को भी देखना पड़ेगा। एक आदर्श माहौल अगर नहीं मिलेगा तो एक आदर्श माहौल में के अभाव में आदर्श समाज का भी निर्माण नहीं हो सकता। और जब आदर्श समाज का निर्माण नहीं होगा तो वह कहीं ना कहीं जो उनके मन में ढेर सारे सवाल पैदा होंगे, उन सारे सवालों को वो देश के एक सुलगते सवाल के रूप में होंगे। तीसरी बात और एक और बात मैं कहना चाहूँगा कि समाज की जो तस्वीर है, समाज का जो वैविध्यपूर्ण तस्वीर है, वह हमारे संस्थानों के हर घटकों में दिखना चाहिए। यदि समाज में आधी आबादी महिलाओं की है तो शैक्षणिक संस्थानों में भी आधी आबादी छात्राओं की होनी चाहिए, आधी आबादी शिक्षकों की होनी चाहिए, और उस सारी आधी आबादी हमें संस्थानों के हर घटक में होनी चाहिए। अगर समाज में अनुसूचित जाति, जनजाति, अल्पसंख्यक, पिछड़े वर्ग, बाकी सभी लोग हैं तो वह शैक्षणिक संस्थानों में भी वह तस्वीर दिखनी चाहिए। वह समाज के हर तबके में, संस्थानों के तंत्र के हर तबके में वो चीज़ दिखनी चाहिए। समाज के हर तबके में जब वो चीज़ें आती है तो क्लासरूम में रहने वाले हर तबके के लोग उनके साथ एक अलग ही आत्मीयता महसूस करते हैं। मुझे लगता है कि आने वाले दिनों में हमारे शिक्षण संस्थाओं के जो नीति निर्माता लोग हैं, जो हमारे उनकी नीतियाँ निर्धारित करते हैं, हमारे जो गार्जियंस हैं, हमारे जो संरक्षक हैं, वे सब लोग मिलकर के एक बेहतरीन समाज की संकल्पना को लेकर के आगे बढ़ेंगे। और उसके लिए जब एक आदर्श समाज को बनाने वाले सभी घटकों के साथ एक आदर्श स्थिति जब होगी तो समाज भी आदर्श बनेगा। यही कह के मैं फिर से आप सब लोगों का बहुत श्रद्धावनत हूँ। मैं आप सबके सामने, राजेंद्र कॉलेज परिवार के सामने
नारायण कॉलेज गुरियाकोठी के सामने और टीम के सामने और अपने पूरे सभी मैं आप सब लोगों को गुरुजन मानता हूँ। आप सभी गुरुओं को मैं फिर से हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। ये मौका मुझे मिला और मुझे बहुत खुशी होगी। मैं आगे जब भी घर आने का मुझे मौका मिलेगा, आप सब लोगों से मिल करके, आप सब लोगों से, खास करके विद्यार्थियों से मिल करके मुझे बहुत खुशी होगी। जिस तरह से एक अपने विद्यार्थी जीवन की यात्रा जो मैंने पूरी की है, मुझे अच्छा लगेगा आप सबके विद्यार्थियों के साथ भी उस यात्रा को शेयर करने का और उनमें कहीं ना कहीं एक उत्साहित भावना पैदा करने का। हिंदी का छात्र होने के नाते मैं मानता हूँ कि सबसे अधिक अनुत्साह का संचार हिंदी के विद्यार्थियों में ही होता है। सबसे अधिक लगता है हिंदी के विद्यार्थियों को लगता है कि जिनका अधिकतर कई अच्छे विषयों में एडमिशन नहीं हो पाता, वो बेचारे हिंदी में आते हैं। तो कहीं ना कहीं एक हिंदी भाषा, हिंदी साहित्य के प्रति एक उदासीनता का भाव हमारे विद्यार्थियों में रहता है। मैं कोशिश करूँगा कि उन सबसे मिल कर के और कुछ अपने अनुभव साझा करूँ, उनसे बातचीत करके मुझे अच्छा लगेगा। एक बार मैं पुनः आप सब लोगों का हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। शुक्रिया।